कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और हाजिर है आपका प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एक बहुत ही चर्चित गीत था 1979 का और फिल्म थी सुरक्षा। मौसम है गाने का, सुनते हैं लौटते हैं क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। मौसम है गाने का बजाने का, सुनने का सुनाने का, हंसने का हंसाने का, रातों को जगाने का, नैनों में समाने का। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। चाहत वो मस्ती है, सोचो तो महंगी है, ले लो तो सस्ती है। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और पिछली बार जब मैं आपको छोड़ के गया था तो मुझे लगता है कि मैं एक शोध पढ़ रहा था। मैं भी दोस्तों, इतना समय हो जाता है ना आप लोगों से बात किए हुए, हफ्ता तो निकल ही जाता है और मैं कभी कभी ये भूल भी जाता हूँ कि मैं कहाँ पर था, क्या पढ़ रहा था, क्या सुना रहा था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, और आप मुझे बता भी दिया करिए कि अगला प्रोग्राम मैं कहाँ से शुरू करूँ। अब ये जो मैं पढ़ रहा था ये था समकालीन बॉलीवुड फिल्मों में हॉरर फिल्मांकन, राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट की फिल्मों का एक अध्ययन। एक तो ये था, और कुछ हम हिस्से के हिस्से भी करते रहते हैं। और आज जो मुझे याद आ रहा है वो एक किस्सा था जो रूमी जाफरी साहब ने अपनी किताब में हिस्से के किस्से या किस्से के हिस्से में लिखा था, ओमपुरी के बारे में। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और अब जो मैंने ये गीत सुनाया था आपको, ये थी फिल्म सुरक्षा फिल्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब ये तो मेरे अपने विचार हैं। भप्पी लहरी साहब और एनेट पिंटो जी ने बेहतरीन, जो भप्पी लहरी साहब का संगीत था मौसम है गाने का बजाने का, गन मास्टर G9 जी, ये जो कोड था ये इस फिल्म से आया था। और मिथुन साहब क्या छाए थे। 1979 22 जून 1979 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये छा गई थी। और तब तक ये मैं अमूमन आपको बता सकता हूँ डिस्को डांसर नहीं थी, और भी जो आने वाली फिल्में थीं जिससे कि मिथुन चक्रवर्ती साहब एक सुपरस्टार बन गए थे वो नहीं आई थी। लेकिन सुरक्षा जो थी वो अपने आप में गन मास्टर G9, और आपने आजकल बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे जिसपे जो है ये सब चलते रहते हैं, तो ये भी इसके ऊपर था। अब कहाँ से शुरू किया जाए, और या यूं कहें कि कहाँ से पकड़ा जाए। अब मेरा नंबर है 8010781078 और आप मुझे ढेर सारी बातें लिखिए। पर हम जो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो डरावनी शैली और इसके ऊपर बात करेंगे, तो एक तो हम करेंगे भारतीय सिनेमा का परिचय और इतिहास, यानी कि ये तो ज़रूरी है ना जानना दोस्तों कि हम ये हॉरर फिल्मों को लेकर कैसे आए, और बॉलीवुड हॉरर सिनेमा का इतिहास भी जानना ज़रूरी है।
अध्ययन के उद्देश्य और साहित्यिक समीक्षा, अब ये सब हम करते रहेंगे, तरीके और कार्य प्रणाली और अध्यायकरण, अध्ययन की सीमा। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब हम लोगों ने ये पकड़ लिया है कि अब हम क्या शुरू करें और कहाँ से शुरू करें, तो एक हिस्से के किस्से का जो वाकया है उससे शुरुआत करते हैं। हम लौटेंगे हॉरर पे। तो 2 दिन पहले मुझे पुरी साहब यानी ओम पुरी की बहुत याद आ रही थी, ये रूमी जाफरी साहब कह रहे थे, तो जो उन्होंने बातें बताई वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। जब शादी की खरीदारी करते आवाज़ से पकड़े गए थे ओम पुरी साहब, ये बड़ा ही रोचक किस्सा था और आपको तो पता है दमदार और भारी भरकम आवाज़ के मालिक थे। तो जैसे कि सब जानते हैं पुरी साहब की आवाज़ तो बहुत ज़बरदस्त थी। अब आज का जो किस्सा है उनके अभिनय से नहीं बल्कि उनके आवाज़ से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो आवाज़ से मुझे लगता है कि हम एक और क्विकली एक गाना लेते हैं और लौटेंगे अपने शोध पर। फिर हम रूमी जाफरी साहब के जो किस्से के किस्से हैं इसको भी पढ़ देंगे। और ये फिल्म का नाम था गुरु और अलीशा चुनाय ने बेहतरीन जो है गीत गाया था और शैलेंद्र कुमार सिंह और अलीशा चुनाय जी का ये गीत था। 1988 की फिल्म थी ये 8 अगस्त 1988 को रिलीज हुई थी। श्रीदेवी के ऊपर फिल्माया गया बेहतरीन गीत था। मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी स्टारर गुरु आई एम अ बैड गर्ल। तो बैड गर्ल को सुनते हैं और लौटते हैं। She's a bad girl. She's a bad girl. She's a bad girl. She's a bad girl. I'm a bad girl. तू लड़का बदनाम, मैं लड़की बदनाम, ना जाने दोनों का क्या होगा अंजाम। तू लड़का बदनाम, मैं लड़की बदनाम, ना जाने दोनों का क्या होगा अंजाम। मैं हूँ bad girl. She's a bad girl. मैं हूँ bad girl. She's a bad girl. तू लड़का बदनाम, मैं लड़की बदनाम, ना जाने दोनों का क्या होगा अंजाम। मैं हूँ bad girl. She's a bad girl. मैं हूँ bad girl. She's a bad girl. Bad girl. Bad girl.
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं हॉरर फिल्मों की। और पहले जो हमने जो अध्ययन है इसको पिछली बार तो हमने थोड़ा बहुत बढ़ाया ही था, तो अब मैं कुछ ये सिनेमा का परिचय और इतिहास की भी बात कर लूं तो 1930 के दशक में भारतीय फिल्म उद्योग पूरी दुनिया में वायरल हो गया और विदेशी अपनी आंखों में सपनों के साथ बॉम्बे तटों पर उतरे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों की जगह समाज सुधारवादी फिल्मों ने ले ली। ये तो हमने अपने कुछ प्रोग्राम्स में इसकी हिस्ट्री का जिक्र भी किया है दोस्तों। और निम्न वर्ग, दहेज प्रथा और वेश्यावृत्ति मुख्य रूप से फिल्मों पर केंद्रित रहा। अब ये जो है ये एक टॉपिक ऑफ फिल्म मेकिंग था। अब ये हम जो बात कर रहे हैं 1947 के आसपास की बात कर रहे हैं, जब सुधारवादी फिल्में हुआ करती थी और ये इनमें विमल रॉय और सत्यजीत रे जैसे फिल्म निर्माताओं की एक नई लहर की अग्रिम पंक्ति जो है वो छाई रही। अब 1960 के दशक में भारत की नई लहर की स्थापना की गई थी जो जनता को यथार्थवाद का एक महान भावना जो है वो प्रदान करती थी और विदेशों में आशंका प्राप्त करती थी जो मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप में सामाजिक और सिनेमाई परिवर्तनों से प्रेरित था। बड़ा ही बोरिंग सी जो है वो सिलेबस टाइप की भाषा हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चुहलबाजी की जाए और हम सीधा क्यों ना चले जाएं बॉलीवुड हॉरर सिनेमा के इतिहास पर। तो मुझे याद आ रहा है कि ये करना भी ठीक रहेगा, वो करना भी ठीक रहेगा, ये करूं, वो करूं, क्या करूं, ना करूं, पर मुझे जो याद आ रहा है वो एक बेहतरीन गीत था। फिल्म थी तकदीर का बादशाह, पप्पी लहरी जी जो बहुत ही बढ़िया जो है संगीत दिया था इसमें। तकदीर का बादशाह इसका टाइटल सॉन्ग था, मिथुन और रंजीता के ऊपर फिल्माया गया था। अब सुनते हैं इस गीत को, तकदीर का बादशाह, क्योंकि ये तकदीर ही थी दोस्तों जो 1940 से 1960 के दशक में हॉरर फिल्मों का इतिहास जो है वो कैसे जो है उजागर हुआ। थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मैं ये आपको सुना देता हूँ, फिर हम उस गीत पर जाएंगे और फिर तकदीर के साथ वापस आएंगे। यानी भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा बनाई गई पहली वास्तविक हॉरर फिल्म कमल अमरोही की महल जो 1949 में आई थी वो थी। अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ही जो है वो इसको कहते हैं हिट प्रदर्शन किया, जिससे मधुबाला और लता मंगेशकर को पहचान मिली। अब इसके बाद और भी है, जैसे 20 साल बाद थी, ये सब था, इसकी बात करेंगे और मैंने पिछली बार भी बात करी थी, लेकिन पहले तकदीर का बादशाह। प्यार के लिए, प्यार पे मरे यहाँ जो प्यार से जिए। आप जैसा यार जिसे प्यार में मिले, आपका ये हुस्न जिसकी बाहों में खिले, वो तकदीर का बादशाह, वो तकदीर का बादशाह। ये जिंदगी है प्यार के लिए, प्यार पे मरे यहाँ जो प्यार से जिए। आप जैसा यार जिसे प्यार में मिले, आपका ये हुस्न जिसकी बाहों में खिले, वो तकदीर का बादशाह, वो तकदीर का बादशाह।
तो खा किया, लुटा के जान जिया है वही। ओ प्यार नहीं किया तो खा किया, लुटा के जान जिया है वही। तकदीर का बादशाह, वो तकदीर का बादशाह। जिंदगी ये जिंदगी है प्यार के लिए, प्यार पे मरे यहाँ जो प्यार से जिए। आप जैसा यार जिससे प्यार में मिले, आपका ये हुस्न जिसकी बाहों में खिले, वो तकदीर का बादशाह, वो तकदीर का बादशाह। किस पर ये छाया नशा, वो होश में आ गया, जन्नत उसे मिल गई जो दिल तुझे पा गया। जाम पिए आंखों के जाम पिए, हाँ सुबह शाम पिए है वही। ओ जाम पिए आंखों के जाम पिए, हाँ सुबह शाम पिए है वही। तकदीर का बादशाह, वो तकदीर का बादशाह। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे हैं ओमपुरी साहब के किस्से की भी एक बात कर रहे हैं, और हम बॉलीवुड की हॉरर की जो बात थी वो भी हम जल्दी जल्दी सुना रहे हैं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है पिछले एपिसोड में मैंने कुछ हॉरर की बातें भी करी थी, और ये सारी चीज़ें जो है मैं टच करता चला गया था, पर मुझे जो है क्योंकि आप लोगों ने याद नहीं दिलाया तो पूरी तरीके से ये याद नहीं है कि मैंने कितना टच किया था। हालांकि मुझे ये ज़रूर याद है कि हमने कुछ अपराधी कौन या इस तरीके की जो है वो सामरी, पुराना मंदिर, डाक बंगला, पुरानी हवेली, इस तरीके से जो है वो बातें तो करी थी। अब इसके बाद भी और बातें करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि वो जो किस्सा था वो क्या था। इससे पहले कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुरी साहब से इनकी यानी रूमी जाफरी साहब की पहली मुलाकात कैसे। और पुरी साहब से इनकी जो पहली मुलाकात अन्नू कपूर के घर पर, उनकी बहन सीमा कपूर जो ये भी अपनी बहन मानते हैं और जिन्हें सब प्यार से गुड्डो कहते हैं, वह उन्हें गुड्डोबाजी कहते थे। अब ये उन्होंने जो है वो इनकी जान पहचान करवाई थी। उस समय पुरी साहब और गुड्डोबाजी की शादी की बात चल रही थी। पुरी साहब मुझे छोटे भाई जैसे ही प्यार करते थे। अब इनकी जो उम्र थी उस समय रूमी जाफरी साहब की करीब 20-21 साल की रही होगी। अब गुड्डोबाजी और पुरी साहब की शादी, फिर उनका अलग होना, पुरी साहब का पश्चाताप, इन सब बातों को तो अब वो यहाँ नहीं लिखना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये मैं अपनी जीवनी में लिखूंगा। बहरहाल किस्से की बात करते हैं तो खैर, तो किस्सा यूं है कि 18 दिसंबर 1979 यानी 1989 को मुंबई में मेरा अपेंडिक्स बस्ट हो गया। अब ये बड़ा ही मतलब मेडिकल बात है भाई, इसमें तो हो जाता है। अब रूमी जाफरी साहब की अपने साथ के ये जो किस्से की बात थी, तो बोले कि मैं बहुत सीरियस हो गया, अस्पताल में एडमिट था, मेजर ऑपरेशन हुआ। और 31 दिसंबर को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर लोग नव वर्ष का जश्न मनाने अपने अपने घरों से निकल रहे थे, और मैं अपने नए घर का जश्न मनाने अस्पताल से निकलकर घर आ रहा था। बेहद कमज़ोर हो गया था तो आराम करने भोपाल चला गया। अब ये भोपाल के थे। अब ये मैंने आपको पुराने किसी किस्से में ज़रूर बताया होगा, क्योंकि ऐसी गलती मैं नहीं करता कि मैं आपको ना बताऊं। तो ये जो है वो बोले कि आराम करने भोपाल चला गया, पर वहाँ मुझे पीलिया हो गया, यानी जॉन्डिस हो गया इनको। अब ये सारी बड़ी मतलब मेडिकल वाली रिलेटेड बातें जो है वो चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और किस्से पे बढ़ते हैं। अब कह तो रहे थे कि बेहद कमज़ोर हो गया था, तो मुझे देखने बम्बई से अन्नू भाई और पुरी साहब भोपाल आए। अब उस समय मुंबई बोला जाता था दोस्तों। अब 1979 यानी 89 की बात हो रही है, तब तो मुंबई कहाँ था,
बम्बई ही था तो बम्बई से उन्हें देखने के लिए भोपाल आए थे। अब दोनों स्टार थे मगर होटल में नहीं, रूमी जाफरी साहब के घर पर ठहरे थे। कुछ दिन बाद ही झालावाड़ में पुरी साहब और गुड्डो बाजी की शादी थी। तो पुरी साहब ने मेरी बहन और मेरी मम्मी से कहा कि मैं अपनी दुल्हन के लिए भोपाली बेगमों की तरह कोई जोड़ा सिलवाना चाहता हूँ। अब ये जोड़ा के जोड़ को रोकते हैं और एक बहुत ही पुरानी 1982 की फिल्म है, खोई हुई फिल्म थी। ये जो अनजान गीत होते हैं जो कि बहुत फेमस हुए लेकिन फिल्म नहीं चली और गुम हो गए, ये गुमनामी का एक ऐसा गीत है। फिल्म थी पागल प्रेमी और जो गायक कलाकार थे वो थी आशा भोसले और किशोर कुमार। 1982 की फिल्म थी। अब बोलते कुछ जाने जाना, वह बड़ी ही बेहतरीन जो है वो गीत था और ये सुनेंगे और आप मुझे बताइएगा कि ये गीत आपने पहले कभी सुना था, क्योंकि 82, 80 से लेकर 84 के बीच में बड़ी सारी ऐसी फिल्में आई जिनके अंदर गीत तो बड़े लाजवाब थे, बेशुमार गीत थे, लेकिन फिल्में नहीं चल पाई और क्योंकि उनमें कुछ नए कलाकार भी थे तो बहुत ज्यादा चमक भी नहीं पाए थे। ऐसी कुछ और फिल्में हम लेंगे जिनके गीत हम आपको सुनाएंगे। बहरहाल हम ये जाने जाना सुनते हैं और लौटते हैं। जाने जाना ये हवाएं, ये फिजाएं फिर ना मिलेंगी, आओ प्यार कर ले। जाने जाना ये हवाएं, ये फिजाएं फिर ना मिलेंगी, आओ प्यार कर ले। हमने माना ये हवाएं, ये फिजाएं फिर ना मिलेंगी, आओ प्यार कर ले। जाने जाना सेज गुलों की बिछी है, आज ये धरती सजी है। सेज गुलों की बिछी है, आज ये धरती सजी है। और न कोई यहाँ है, प्यार का भीगा समा है। जाने जाना ये हवाएं, ये फिजाएं फिर ना मिलेंगी, आओ प्यार कर ले। जाने जाना हे हे वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं हॉरर मूवीज़ की। और फिर हम ये भी बात कर रहे हैं कि भाई पुरी साहब का जो वो कैसे पकड़े गए थे अपनी आवाज़ से। तो मेरा नंबर है 8010781078 और आप हैं रेट्रो नॉट आउट पर, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं
जो तुमको सुनानी है। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि कुछ नया मिले, कुछ हटके मिले। तो हमने जो बात करी थी वो करी थी कि भाई 1940 से 60 के बीच में जो है वो हॉरर शैली, जो पिछली बार मैं बात कर रहा था कि जैसे फिल्म आई थी गुमनाम, भूत बंगला, इस बीच में कमल अमरोही साहब ने शुरुआत कर दी थी। कमाल अमरोही साहब ने महल के साथ, और महल के साथ ये किस्सा जुड़ा हुआ था कि कमाल अमरोही साहब ने जब ये फिल्म बनाई थी तो जो है उसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी थी। अब ये बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब ये बॉम्बे में वो फिल्म बनाने के लिए ये जो है वो किसी को ढूंढ रहे थे कि भाई कोई जो है वो मैं फिल्म डायरेक्ट कर दूं या कुछ हो, तो उस समय उन्होंने ये कंडीशन रख दी थी कि अगर मेरी स्क्रिप्ट आप लेते हैं तो डायरेक्शन भी मैं करूंगा। खैर बहरहाल ये एक अलग किस्सा है और ये किस्से का हिस्से का किस्सा भी हम आपको सुनाएंगे। पर मुझे याद आ रहा है एक और किस्सा। अब ओमपुरी साहब और हॉरर से थोड़ा सा पलटकर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताता हूं, क्योंकि ये बात भी है फरीदाबाद से जुड़ी हुई। अब कुर्बानी का एक जो फिल्म थी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म, 1980 20 जून 1980 जहां तक मुझे याद है वो कुर्बानी जो है वो रिलीज़ हुई थी। इसका जो ट्रेलर आया था, इसके ट्रेलर को देखने के लिए जो बहुत सारी फिल्में जो हैं वो हिट हो गई थी। यानी कि ये जो इसका कलेक्शन था, जो गुजराती फिल्म्स का, जो अहमदाबाद, बड़ौदा और उसके और आसपास के सेंटर्स में चल रही थी, जब इसने कुर्बानी का ट्रेलर चलाना शुरू किया तो हर हफ्ते जो है वो उनके जो कमाई में 10,000 रुपये का जो है इजाफा हो गया था, जस्ट बिकॉज कि कुर्बानी के ट्रेलर की स्क्रीनिंग हो रही थी। अब एक और ये बात है कि एक बहुत पहले सिनेमा हॉल हुआ करता था फरीदाबाद में जिसका नाम था गगन। तो जो मैनेजमेंट था गगन का, उसने ये सोचा कि भाई कुर्बानी जो है ये कुछ तो बहुत बड़ा जलजला लाने वाली है और ये जो है ये मैनेज नहीं हो पाएगा जिस तरीके की इसकी स्क्रीनिंग होगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एडिशनल बुकिंग ऑफिस खोल दिया था दिल्ली के चांदनी चौक में। जी बिल्कुल, चांदनी चौक से आपको गगन सिनेमा हॉल का फरीदाबाद का टिकट मिलता था और वहाँ पर भी जो लंबी लाइनें होती थी, जो एडवांस बुकिंग होती थी, तो ये जो था कि और ये सिर्फ चांदनी चौक में ही नहीं, डिफेंस कॉलोनी में भी उन्होंने एक काउंटर खोल दिया था। यानी कि अब आप ये सोच सकते हैं दूरदर्शिता की एक बुकिंग ऑफिस खोल दिया था जहाँ से आप टिकटें खरीद सकते हैं कुर्बानी के शो की। अब ये फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डेली सिने गोयर्स टू सी कुर्बानी एट फरीदाबाद, ये अपने आप में एक कैप्शन था उस समय का और बड़ा ही दिलकश था। पॉलीडोर टर्न्ड फिरोज खान्स कुर्बानी इनटू गोल्ड करके एक ये पोस्टर बना था और इसके नीचे लिखा हुआ था आप जैसा कोई, एंड पॉलीडोर आर टर्निंग इट इनटू प्लैटिनम। यानी कि ये प्लैटिनम जुबली, सिल्वर जुबली और वो सब तो पुरानी बात, प्लैटिनम जुबली जो है ये हुई थी कुर्बानी। द फास्टेस्ट सेलिंग रिकॉर्ड ऑफ आवर टाइम, पॉलीडोर ने ये उस समय जो है ये एक इश्तिहार में निकाला था। बहरहाल लौटते हैं, कुछ गीत लेते हैं। अब बड़ा ही दिलकश गीत है, बड़ा मतलब जो इसके बोल थे वो थे क्या हुआ याद नहीं। ये भी एक गुमनाम फिल्म थी 1985 की, मददगार। मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं उन्होंने ये गीत गाया था, क्या हुआ याद नहीं। जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का इसमें संगीत था। बड़ा ही दिलकश गीत है मददगार का। फिल्म तो कहीं खो गई थी पर गीत नहीं खोया और मैं इसको पकड़ के लाया हूँ, ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। सुनते हैं मददगार का ये गीत और लौटते हैं हॉरर में। क्या हुआ याद नहीं, कैसे हुआ याद नहीं, अब मुझे कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद नहीं। क्या हुआ याद नहीं, कैसे हुआ याद नहीं, अब मुझे कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद नहीं। क्या हुआ याद नहीं।
वही, आप वही, हम वही, आप वही, फिर भी ये अनजानापन आपने ओढ़ लिया क्यों ये उदासी का कफन। कब हुई, किससे हुई, कैसी खता याद नहीं। अब मुझे कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद नहीं। क्या हुआ याद नहीं। बदले तो फिजा रंग बदल जाएगी, लब पे रोकी है जो वो आह निकल जाएगी। बदले तो फिजा रंग बदल जाएगी, लब पे रोकी है जो वो आह निकल जाएगी। आप क्यों आज हैं हम सबसे खफा याद नहीं। अब मुझे कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद नहीं। क्या हुआ याद नहीं, कैसे हुआ याद नहीं। अब मुझे कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद नहीं। क्या हुआ याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमने कुर्बानी की बात करी, बड़ा ही मतलब मेरे पास एक बड़ा रोचक सा जो ये एक डू यू नो करके कॉलम होता है वो सामने आ गया था। मुझे लगा कि ये जो बात है कुर्बानी की, ये तो मैं आपके साथ शेयर कर ही लेता हूँ। और अब बात करते हैं, हमने जो आपके साथ कहा था कि हम हॉरर की बात करेंगे, तो हॉरर की बात करते हैं। तो 1940 से 60 के दशक में बड़ी सारी हॉरर फिल्में बनी। हॉरर फिल्में, सस्पेंस फिल्में कह सकते हैं, जैसे गुमनाम थी 1965 की, भूत बंगला भी 1965 की, ये कुछ प्रमुख हॉरर फिल्मों में आती हैं। 20 साल बाद जो 1962 में बनी थी। अब इसमें क्या होता था कि एक प्रमुख विशेष उच्च श्रेणी के संगीत और गायन का अस्तित्व था, जो बॉलीवुड का जो है वो एक ट्रेडमार्क था। यानी कि एक हॉन्टेड सा म्यूजिक होगा, फिर उसके बाद कुछ हो जाएगा और फिर उसके बाद एक भ्रम पैदा होगा। ये इस तरीके का एक जो है वो एक बुनी हुई कहानी की तरह चलता था। महल, गुमनाम, मधुमती और वो कौन थी जैसी फिल्मों में पार्श्व संगीत ने जादू पैदा करने में मदद की थी। गुमनाम और 20 साल बाद जैसी कुछ फिल्मों ने अपनी अलौकिक विशेषता को जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि दिखाया था। और ये जो हॉन्टेड था, जो सीन था, जो गुमनाम में जो महमूद साहब की एंट्री होती है, बहरहाल आप ज़रूर देखिएगा। वो जो एक हॉरर टाइप का जो माहौल क्रिएट किया गया था वो इनक्रेडिबल था। ये तो बात हो गई 40 और 60 की। 70 और 90 के दशक में फिर राम से बंधु आए, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। और राजकुमार कोहली साहब जो लेके आए थे नागिन। अब ये जो नागिन थी मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर सस्पेंस एंड हॉरर फिल्म के अंदर जो है वो क्वालिफाई करती थी। तो हमने तो आपको ये बता ही दिया था कि अब 70 और 90 के दशक की बात अगर हम करें तो राजकुमार कोहली साहब का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। राम से बंधु ने जो उनके द्वारा जो निर्देशित फिल्म थी 2 गज जमीन के नीचे, जो मैंने पिछली बार भी बताया था 1972 में आई थी, ये काफ़ी सफल जो है वो साबित हुई थी। अब इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि भाई जब 2 गज जमीन के नीचे बहुत बार ऐसा होता था कि 80 के दशक में मॉर्निंग शोज़ में लगी रहती थी। ये भी एक ट्रेंड था कि पहले जो सिनेमा हॉल होते थे वो मॉर्निंग शो में पुरानी फिल्में या बी ग्रेड फिल्में चला देते थे, और उसके बाद जो मैटनी शो से जो नई फिल्में या नॉर्मल फिल्में होती थी उस
तरीके से उनका शो होता था। तो ये जो ट्रेंड था उसमें हमने 2 गज ज़मीन के नीचे कई बार जो है, मुझे याद है कमल सिनेमा हॉल था दिल्ली में, वहाँ पर भी मैंने इसका पोस्टर देखा। फिर उसके बाद सुदर्शन एक सिनेमा हॉल हुआ करता था ग्रीन पार्क में आगे जाकर, वो तो अब बंद हो गया, अब बहुत सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए। बहरहाल उसकी बात भी कभी और करेंगे कि सिंगल स्क्रीन कैसे गया और सिंगल स्क्रीन का क्या जलवा हुआ करता था। तो वो सुदर्शन पे भी कई बार जो है वो 2 गज ज़मीन के नीचे का जो है वो पोस्टर दिख जाया करता था। बड़ी गलियों में होते थे ये सिनेमा हॉल और इनको ढूंढ के पहुंचते थे। जो फिल्म प्रेमी होते थे वो अपनी फिल्में जो है वो ढूंढ कर इन सिनेमा हॉल में जाते थे, देखते थे। वो अपना एक अलग ही जज्बा होता था। अब मैं आपको बता रहा था कि ओम पुरी साहब का क्या जज्बा था। तो कुछ दिन बाद ही झालावाड़ में पुरी साहब और गुड्डो बाजी की शादी थी। तो पुरी साहब ने मेरी बहन और मेरी मम्मी से कहा कि मैं दुल्हन के लिए भोपाली बेगमों की तरह कोई जोड़ा सिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि पुरी साहब आप तो बड़े स्टार हैं, आपको जो है वो शादी करनी है, किसी और बड़े डिज़ाइनर से कहोगे तो बना कर दे देगा। इस पर पुरी साहब बोले कि वो फिल्मी होगा, शादी करने में मैं अपनी बेगम ला रहा हूँ तो वो शादी के जोड़े में भी बेगम की तरह ही लगनी चाहिए। अब ये बड़ा फिल्मी वाले जो अपना जो बात करते हैं, जो विवाद करते हैं, उसमें जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे। पर हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अगले गीत के पास, जो बड़ी गुम हुई सी फिल्म थी, लेकिन फिल्म थी बड़ी दिलकश। राख और चिंगारी 1982 में आई थी, विनोद मेहरा, विद्या सिन्हा स्टारर। अब ये अनजान राहें मोहम्मद रफ़ी साहब का जो है वो जो ये गीत था, विनोद मेहरा, विद्या सिन्हा पे फिल्माया गया था। ये अनजान राहें बड़ा ही दिलकश और बड़ा सुरीला था। राख और चिंगारी मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस तरीके की जो गोला बारूद और अमजद खान साहब भी हुआ करते थे कई बार तो इस तरीके की फिल्मों में, राख और चिंगारी। तो इसका बड़ा ही ज्वलनशील टाइप का पोस्टर था, यानी कि बड़ी ये सब जगह आग ही आग होती थी इसमें। और बड़ा, जब बच्चे होते थे, हम छोटे छोटे थे, तो हमें बड़ा मज़ा आता था उस पोस्टर को देखने में। बड़े सारे रंग होते थे और बड़े तरीके से उनमें दृश्य दिखाए जाते थे। बहरहाल 1982 की राख और चिंगारी, इसका ये गीत सुनते हैं, ये अनजान रहें और लौटते हैं। मुझे जिंदगी तू कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। ये अनजान राहें, ये मंजिल पर आई। मुझे जिंदगी तू कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। ये अनजान राहें। किस्मत ने वो ठोकर मारी, दिल का शीशा टूट गया। प्यार की महफिल रास न आई, यार का दामन छूट गया।
किस्मत ने वो ठोकर मारी, दिल का शीशा टूट गया। प्यार की महफिल रास न आई, यार का दामन छूट गया। साया बन कर साथ चलेगी जीवन भर ये तन्हाई। ये अनजान राहें, ये मंजिल पर आई, मुझे जिंदगी तू कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। ये अनजान राहें। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं हॉरर फिल्मों की भी, क्योंकि लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि आप सारी बातें कर रहे हैं लेकिन जो आपने विषय पकड़ा है उसके बारे में बहुत कम बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, स्टार स्टडेड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में एक बहुत बड़ी हिट दिखाई। यह मैं बात कर रहा हूँ 70 से 90 के दशक में, जो 70 का शुरुआती दौर था, यानी 2 गज जमीन के नीचे की हम बात कर ली। राजकुमार कोहली की 1976 में जो मल्टी स्टारर आई थी नागिन, अब बॉलीवुड में हॉरर और फैंटेसी का पहला ये मिश्रण था। स्टार स्टडेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट दिखाई। 2 साल बाद कोहली ने जानी दुश्मन में बॉलीवुड की अपनी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म दी। अब ये जानी दुश्मन हम सबको पता है, पुरानी वाली बात कर रहा हूँ, 1976 की बहुत ही बेहतरीन मल्टी स्टारर सस्पेंस और क्या गाने थे उसके। और इस समय रिलीज हुई अन्य हॉरर फिल्में थी, दरवाज़ा जो 1978 में आई थी, जादू टोना, और कौन, सबूत, गहराई, रेड रोज, गेस्ट हाउस, दहशत और शांता। अब ये सभी 1980 के आसपास की फिल्में थी। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म दी एग्जॉर्सिस्ट से जो है वो प्रेरित एक फिल्म और आई थी जिसका नाम था गहराई, जिसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था। तो अब हम उसका जो दी एग्जॉर्सिस्ट में लिंडा ब्लेयर का जो किरदार है उसके साथ हम अभी उसकी जो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं पिछले शो में, तो इस शो में उसको हम छोड़ देते हैं। अब हम आगे जाएंगे कि 1980 के दशक में कई भारतीय फिल्म निर्माताओं ने हॉरर फिल्म उद्योग में अपनी उच्च लाभ, क्या बात है, लाभप्रदता के कारण अपना हाथ आजमाया। एक नाम जो उस समय इस शैली में बहुत सफल हुआ वह था जावेद खान। इसकी बारे में भी हम बात कर चुके हैं पिछले उसमें एपिसोड में कि नीली आंखों वाला ये लड़का था। इसकी पहली फिल्म अपराधी कौन 1984 में आई थी और उससे पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर 100% कमाई करी थी। अब कुछ सफल फिल्में जिसका खिताब राम से बंधुओं को जाता है, जैसे थी पुराना मंदिर 1984 की, सामरी 85, वीराना 85, तहखाना 86 में आई थी, डाक बंगला आई थी 87 में, पुरानी हवेली आई थी 1989 में, और शैतानी इलाका और बंद दरवाज़ा दोनों आई थी 1990 में। अधिकांश फिल्में सफल साबित हुई थी और इसलिए इनको जो है रामसे ब्रदर्स साहब को हॉरर फैक्ट्री का जो है नाम दे दिया गया था। अब ये सारी बातें हमने पिछली बार कर ली थी और हमने ये भी बता दिया था कि जावेद खान, राकेश रोशन, नवीन निश्चल, दिलीप धवन, अरुणा ईरानी, दीपक पराशर और श्रीप्रदा जो है वो ये जो है ये सितारे हुआ करते थे प्रसिद्ध हॉरर फिल्मों के। 1990 के दशक के दौरान अधिकांश डरावनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। अब ये हमने पिछली बार भी आपसे डिस्कस किया था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा चलेंगे कि भाई जो बाद में जो शैलियाँ आई और उसके बाद ये कैसे हुआ कि हमने कहा था ना कि आपको बताया था कि भाई बीच में एक पॉज आ गया था, फिर उसके बाद फिल्म आई थी राज, और जो फिर 2000 में जिसने वापस उसको उठाया और इसमें फिर जो है वो तर्कहीन डराना और ये सब जो है वो वापस आया था, और बिपाशा बासु जी का भी एक नाम रख दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली। अब हम आते हैं डरावनी शैली पर। अब डरावनी शैली पे आने से पहले मुझे याद आ रहा है एक और गुमनाम फिल्म थी जिसका नाम था इकरार। मोहम्मद रफ़ी और सविता सुमन की आवाज़ में जो है ये बड़ा ही बेहतरीन गीत था। ये 1979 की फिल्म थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1 दिसंबर 1979 को ये रिलीज़ हुई थी। बड़ा ही दिलकश गीत था, साथी रे गम नहीं करना। तो ये हॉरर फिल्मों के साथ जाता है, तो ये सुनाते हैं और लौटते हैं इसी प्रोग्राम में। कुछ बातें जो हमारी रह गई हैं ओमपुरी साहब की, वो भी तो करनी है। साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो
आहें न भरना, साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहें न भरना। जीवन है एक तारा जिसका हर सुर प्यारा, साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहें न भरना। सुख तो है ढलती छाया, रमता जोगी बहता पानी, बीते कल का सोग मनाना, रोग लगाना है नादानी। हाथों में हाथ ले, हाथों में हाथ दे, पार हो जीवन धारा, साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहें न भरना। जीवन है एक तारा जिसका हर सुर प्यारा, साथी रे गम नहीं करना। घड़ी का होता है बस गहरी काली रात का डेरा, आज जो सूरज डूब रहा है फिर आएगा लेके सवेरा। हाथों में हाथ ले, हाथों में हाथ दे, पार हो जीवन धारा, साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहें न भरना। जीवन है एक तारा जिसका हर सुर प्यारा, साथी रे गम नहीं करना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और अब आपसे बात करते करते मुझे याद आया कि मैं आपको पिछले प्रोग्राम में कहाँ छोड़ गया था, लेकिन अब तो ये प्रोग्राम जो है वो समाप्त करने का समय हो गया। देखिए ना, मैं आपसे कह रहा था कि अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, और ये जो इकरार का गीत था ये तो बड़ा ही दिलकश गीत था। बहुत बार ये जो है हमको रेडियो पे सुनने को मिलता था। 80 के दशक में तो ये बहुत बजता था, गम नहीं करना, गम नहीं करना। लेकिन घड़ी का तो ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। अब ये जो अब शैली है, डरावनी शैली, अब ये
फिल्मों में डरावनी शैली का जो अब हम अध्ययन शुरू करेंगे वो हम करेंगे अगले एपिसोड में। और ये जो हिस्से का किस्सा है जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर हम इसको पॉज लेंगे क्योंकि फिर अगले हफ्ते भी तो हाजिर होना है और अगले संस्करण के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि भाई हम ये थोड़ा सा हॉरर को अच्छे से और आगे बढ़ाएंगे और ओमपुरी साहब की तो जो बातें हैं वो हम पूरी कर ही देंगे। कुछ मैं आपको कुर्बानी की भी बातें बताऊंगा। बहरहाल बार बार मुझे घड़ी बोल रही है कि बस 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 अब ये संस्करण यहीं पर बंद करिए और अगले हफ्ते फिर हाजिर होइए। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, हमें लिखते रहिएगा। ये जाने से पहले मैं ये तो बता दूं कि ये जो फिल्म थी ये थी दिल ही दिल में, भीगी भीगी वादियों में, बड़ा ही दिलकश गीत था 1982 का, मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ में था और फिल्माया भी गया था विनोद मेहरा और सुलक्षणा पंडित जी पर, और ये बड़ा ही दिलकश गीत था। तो इस दिलकश गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस उम्मीद के साथ कि ये संस्करण जो है वो अगली बार शायद पूरा हो जाए। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। दिल कहता है सनम।